गुड इवनिंग क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, कैसे न्यू स्टेट्स का क्रिएशन किया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या है, बेरोबेरी यूनियन वाला केस भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आता है या नहीं आता है। सो आज की क्लास का जो है हेडिंग लिखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आर्टिकल 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आर्टिकल 1 क्या कहता है। सो आर्टिकल 1 का स्टेटमेंट जो है ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका इस आर्टिकल 1 जो है इसके दो मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये जो है दो चीजों के बारे में बताता है। एक जो है नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या है टाइप ऑफ द पॉलिटी, टाइप ऑफ द पॉलिटी। सो इंडियन पॉलिटी का टाइप कैसा है। सो नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री क्या है। नेम दो नेम बोला गया है, भारत के बारे में भी बोला गया है और इंडिया भी बोला गया है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट चल रहा था, दो ग्रुप थे। उन्होंने बोला, कुछ ग्रुप जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि भारत नाम रखा जाए कंट्री का, दूसरे ग्रुप जो थे वो बोल रहे थे इंडिया जो है मॉडर्न नेम है वो रखा जाए। सो डिबेट्स वेयर रिमेन इनकंक्लूसिव, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया क्यों ना हम इन दोनों नेम का मिक्स ही रख लेते हैं, भारत भी रख लेते हैं और इंडिया भी रख लेते हैं। सो आर्टिकल 1 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों नाम बोल रहा है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट या एज द यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ अ स्टेट्स। तो इस आर्टिकल 1 के स्टेटमेंट को लिखिए, आप लोग नोट में लिखिए आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कंटिन्यू करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया that is Bharat shall be as the union of states rather than the federation of states, ठीक है। This next point लिखिए, this provision deals with two things, this provision deals with two things, this provision deals with two things. First the name of country, फर्स्ट में नेम ऑफ कंट्री, ओके। तो नेम ऑफ कंट्री क्या होगा, नेम ऑफ कंट्री का बताया, यहाँ पे डैश डाल के लिखिए, इट एडॉप्ट्स या द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, दो ग्रुप थे, डाइवर्जिंग व्यूज था। इंडिया कुछ ग्रुप बोल रहे थे लेना है, भारत कुछ ग्रुप बोल रहे थे लेना। तो इन दोज कंटेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted a mix of both the names. So constituent assembly adopted the mix of both the names, that is India and भारत। सेकंड क्या होगा, सेकंड लिखो, सेकंड इसी में सेकंडली टाइप ऑफ पॉलिटी में, टाइप्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिटी में लिखिए द कंट्री पॉलिटी, द कंट्री is described as the union although its constitution is फेडरल इन स्ट्रक्चर और नेचर, जो भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर और स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है, बट
ये इंडियन कंट्री जो है वो कैसा है, यूनियन है, तो ये बात भी ये बोल रही है। अब जो है यूनियन को ही हमने क्यों, यूनियन जो है उसी को हमने क्यों चूज किया, यूनियन को हमने प्रेफर क्यों किया ओवर द फेडरेशन। सो इसके लिए एक स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर, जहां से कि प्री के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स बना करके इसको लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, according to B.R. Ambedkar, the phrase union is preferred over the phrase union is preferred over the federation because of two things. The phrase union of states is preferred over the federation of states because of two things. Because of two things. First, अब ये क्वेश्चन आता है प्री के एग्जाम में। फर्स्ट क्या था, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। तो इंडियन फेडरेशन जो है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इज प्रेफर्ड ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स because of two things. First, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like American Federation. American Federation में क्या है, एग्रीमेंट है, like the American Federation. सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन को छोड़ के जाए। सो द स्टेट्स हैव इन इंडिया, द स्टेट्स हैव no right, India, the states have no rights to secede from India. तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं प्री में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, तो इंडिया में क्या है, फेडरेशन इज यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। यूनियन जो है इंडिस्ट्रक्टेबल है, क्या हम देखेंगे आगे की क्लास में क्या क्या है। सो एज ए कंट्री इंडिया जो है एज ए कंट्री इज एन इंटीग्रल होल, और जो भी स्टेट्स का डिवीजन हो रखा है, मान लो यहाँ पे इंडिया है, ये टोटल इसमें स्टेट्स की डिवीजन जो हमने कर रखी है, ये क्यों है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस के लिए, ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस। सो इंडिया में अगर कोई पूछा जाए कि इंडिया में स्टेट्स का डिवीजन क्यों किया गया है, तो फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में यही है मैक्सिमम चीजें। ठीक है, दूसरी एक और बात है आर्टिकल 1 के अंदर, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर रही है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड है, फर्स्ट जो है यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स जो बोला गया है, दूसरा क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो, यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें सिर्फ स्टेट्स हैं, ओनली स्टेट्स आर द पार्ट्स ऑफ इट। इसमें क्या है, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस द एक्वायर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड या दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन एनी फ्यूचर टाइम। ठीक है, सो एक्वायर्ड टेरिटरी, तो ये डिफरेंस है। अब अगर प्री के क्वेश्चन में आता है यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सिर्फ स्टेट्स आएंगे, और अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया आते हैं और चार ऑप्शंस देंगे तो कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड है, तो थोड़ा संभल के आपको आंसर करना है। यहाँ पे स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज भी है और एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये तीनों का है। ठीक है, सो लिखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, the territory of India can be classified into three categories. First, territories of states.
टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड या that can be acquired by the government of India at any point of time. So टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो बात करेगी तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज आएंगी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जो है शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि नेम ऑफ स्टेट्स और उसकी टेरिटरी कितनी होगी, वो किस शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये सारी चीजें मेंशन है। क्या क्या मेंशन है? नेम, जो भी स्टेट्स हैं उनके नेम ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्या है, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना होगा, टेरिटोरियल एक्सटेंट। सो इस स्टेटमेंट को लिखिए, द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the Indian Constitution. Mentioned in the first schedule of the Indian Constitution. टोटल 12 शेड्यूल हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस। इसमें क्या था, ओनली स्टेट्स। इसमें क्या था, तीनों स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। तो इस स्टेटमेंट को लिखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन than the Union of India, then the Union of India is a wider expression than the Union of India, and question is why, ठीक है। why, इसका आंसर लिखो, because continue, because the Union of India includes only states, Union of India includes only states, full या comma but या however, full stop के बाद however the territory of India includes not only the states but also union territory and the acquired territories, ठीक है। so states, they are the part of federal system, union territories plus acquired territories, they are not part of the federal system. फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। फेडरल सिस्टम क्या था, डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे क्या होता है, पावर डिवॉल्व किया गया है, चीफ मिनिस्टर और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल करते हैं, गवर्नर होते हैं। यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बीइंग अ सोवरेन नेशन, इंडिया क्या कर सकती है, यहाँ पे देख लो एक्वायर्ड टेरिटरी तो इंडिया कैन एक्वायर अ टेरिटरी, तो उसके 4 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मोड है, 3 इन जनरल, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखो, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर a foreign territory according to the modes recognized by international law, ठीक है। सो इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, सोवरेन नेशन है। इंडिया कोई भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। उसके लिए मोड्स क्या होंगे, तो मोड्स जो होते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मोड्स जो हैं, उसमें हम 3 तरह की मोड्स को देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चन, व्हाट आर द
modes, what are the modes recognized by international law to acquire a foreign territory. इस क्वेश्चन का 3 आंसर होगा, 3। पहला होता है सेसेशन, फर्स्ट सेसेशन ये कैसे होगा? एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है या ट्रीटी के थ्रू, बाय फॉलोइंग ट्रीटी। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सेसेशन, इसमें जो होगा फर्स्ट बाय फॉलोइंग ट्रीटी। दूसरा क्या हो सकता है? परचेज, हमने परचेज कर लिया किसी से। तीसरा क्या होगा? गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दे दिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? लीज, हमने किसी से लीज पे ले लिया, या फिर हमने कहीं पे प्लेबिसाइट कराया वहां से। तो ये सारे हैं मोड्स एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा? ऑक्यूपेशन। अगर कोई टेरिटरी किसी रूलर के अंदर नहीं है तो इंडिया उसको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? कन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। तो तीसरी जो होगी कन्क्वेस्ट, हम किसी टेरिटरी को कन्क्वेस्ट कर सकते हैं या सब्जुगेट कर सकते हैं। तो ये 3 जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मोड हैं, ठीक है, एक्वायर करने के टेरिटरी के, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी है, यूनाइटेड नेशन भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 1 खत्म हुआ, आर्टिकल 2 चलते हैं। आर्टिकल 2, अब देखो आर्टिकल 2 में क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है। इसमें ये पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो क्रिएट कर सकती है, इंडियन यूनियन जो है उसमें एडमिट कर सकते हैं न्यू स्टेट को, या फिर एस्टेब्लिश ही कर दे एक स्टेट, नए स्टेट्स को। ठीक है, तो या तो 2 बातें हैं यहाँ पे, यूनियन ऑफ इंडिया मान लो ये है, इस आर्टिकल से रिलेटेड 2 चीजें। यूनियन ऑफ इंडिया में एक कहीं बाहर से स्टेट्स को हमने एडमिट कर लिया, एडमिट और न्यू स्टेट्स। दूसरा क्या है? दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट, दूसरी बात क्या है कि हमने एक नए स्टेट्स को एस्टेब्लिश ही कर दिया। तो 2 बातें बोल रही है ये पूरे आर्टिकल में, 2 ही बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए इसका स्टेटमेंट। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the Parliament of India to admit into the Union of India or establish new states on such terms and condition as it thinks fit. On such terms and condition, पार्लियामेंट को जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, एज इट थिंक्स फिट। Thus, the Article 2 of the Indian Constitution grants power to Parliament, first creation of या admission of new states। ठीक है, so power to admit new states in Union of India। दूसरा establishment of new states। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट लिखो। Thus the Article 2 grants two powers to the Parliament. First, the power to admit new states in the Union of India. Second, the power to establish new states। ठीक है, अब इन दोनों में एक बहुत ही
माइनर डिफरेंस है, यहाँ कोई स्टेट जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसको हमने इसमें एडमिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, हमने एक नया स्टेट ही क्रिएट कर दिया। तो दो डिफरेंट चीजों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो, एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 दोनों जो है कुछ बातें कर रही है स्टेट्स के बारे में। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 जो है प्रोवाइड्स फॉर द एडमिशन ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अगर कोई स्टेट नहीं है एट प्रेजेंट, तो उसके बारे में आर्टिकल 2 बात कर रही है। आर्टिकल 3 क्या कर रही है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अगर ऑलरेडी कोई स्टेट प्रेजेंट है तो उसका अल्टरेशन कर सकते हैं, बाउंड्री का चेंज कर सकते हैं, नेम का, ठीक है, या उसकी टेरिटोरी जो है उसको फिर से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बात कह रही है कि रीएडजस्टमेंट की बात कर रही है। तो इन दोनों आर्टिकल में ये है, ये यहाँ पे जो स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है कि एडमिट कर लो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर या फिर एस्टेब्लिश कर लो एक नया स्टेट, ठीक है। दूसरी क्या है, स्टेट पहले से यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और यहाँ पे क्या है, स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर हम चेंजेस ला रहे हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो दो स्टेटमेंट दे देंगे आपको और पूछा जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, वन बोथ वन एंड टू इज करेक्ट और नन। तो ऐसे पूछ सकते हैं वो। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, क्रिएशन या एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स that are not, new states that are not the part of the Union of India, ठीक है, that are not the part of the Union of India। अब आर्टिकल 3 के बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ लिखो, it relates to the formation or changes to the formation or changes in the existing states of Union of in the, तो दोनों यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में ही कर रही है बात, बट ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए, ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके आगे नोट लिखिए, इन अनदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विथ इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट या constituent states of the India। रीएडजस्टमेंट, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्वेश्चन। सो आर्टिकल 3 provides for the internal readjustment that deals with internal readjustment of the territories of the India, territories of the constituent states of Union of India, ठीक है। तो ये है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 3 के बारे में हम बात करेंगे। सो आर्टिकल 3 डाल के हेडिंग डालो, पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। सो पार्लियामेंट्स power to reorganize the states, ये हेडिंग। तो आर्टिकल 3 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 3 का क्या स्टेटमेंट है? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। फर्स्ट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, diminish the area of any state, alter the boundary of any state,
अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। तो ये सारी चीजें फॉर्म द न्यू स्टेट्स। अब इसमें क्या है, फॉर्म द न्यू स्टेट्स जो है, तो पहला फॉर्म द न्यू स्टेट, फॉर्म न्यू स्टेट्स। दूसरा इंक्रीज द एरिया, इंक्रीज एरिया ऑफ स्टेट्स। तीसरा डिमिनिश, डिक्रीज एरिया, ठीक है। उसके बाद नेम, चेंज नेम ऑफ द स्टेट्स। और क्या हो सकता है, बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं, चेंज बाउंड्री। अब ये जो है फॉर्म द न्यू स्टेट्स, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो हम कुछ टेरिटरी जो है सेपरेट कर देंगे, टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट्स। सो बाय सेपरेटिंग टेरिटरीज फॉर्म द न्यू स्टेट फर्स्ट। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, सो इसके कुछ हैं। सो बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, सो सेपरेशन ऑफ किसी एक स्टेट का टेरिटरी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हम यूनाइट कर दे दो और मोर स्टेट्स को, सो यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स। तीसरा क्या हो सकता है, यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट, एक स्टेट का कुछ पार्ट और दूसरे स्टेट का कुछ पार्ट, इसको हमने यूनाइट कर दिया तब। सो यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ टू स्टेट्स। और क्या हो सकता है, यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी टेरिटरी को किसी भी दूसरे स्टेट में यहां से उठा करके यहां डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज कर देंगे एरिया को, तो इसके स्टेटमेंट को लिखिए। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रीऑर्गेनाइज या टू फॉर्म, फर्स्ट लिखो टू फॉर्म, ऐसे ऐसे लिखो, टू फॉर्म फर्स्ट डाल के, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट, इसके नीचे बुलेट पॉइंट लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे। फर्स्ट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। और सेकंड में, सेकंड यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। थर्ड यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट, सी यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। डी बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो कोई टेरिटरी है एग्जिस्ट कर रही है, टेरिटरी बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो कोई टेरिटरी है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, उसको भी यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा, और इसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास। सेकंड इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, एरिया ऑफ स्टेट। तीसरा भी लिखो डिक्रीज द या डिमिनिश, 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 diminish the area of states, diminish area of state. Fourth, alter the boundary of any states। ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। चेंज द नेम, फिफ्थ चेंज नेम, द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। तो ये सारे पावर जो है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है, नेम को भी चेंज कर सकती है। तो ये पावर है। अब देखो ये जो है इसके लिए एक बिल लानी होगी। अब उस बिल के लिए दो कंडीशंस मेंशन है। पहला कंडीशन ये है कि प्रायर रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट का वो नेसेसरी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को जब इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, उससे पहले स्टेट की व्यूज जाननी है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का यहाँ पे ये वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है कि 14 डेज हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में आता है,
विद इन 1 मंथ डाल देंगे और वो वहां पे आपसे पूछ लेंगे, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो उसमें प्रेसिडेंट बोलेंगे। और प्रेसिडेंट जो है स्टेट का जो भी व्यूज होगा उसके लिए बाउंड नहीं है, ना प्रेसिडेंट बाउंड है ना पार्लियामेंट बाउंड है उस व्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि अगर बिल है, एक बार व्यूज ले लिया गया है स्टेट का, उसके बाद अगर पार्लियामेंट में उस बिल में कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है या कोई चेंजेस लाया जाता है, ठीक है, तो हर बार उस चेंजेस या अमेंडमेंट की वजह से बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रेफर नहीं किया जाएगा, उनका व्यूज नहीं लिया जाएगा। एक बार ले लिया हो गया। सो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो खुद ही डिसीजन ले सकती है इंडिया में। तो लिखिए इसको, हाउएवर आर्टिकल 3 lays down two condition lays down two condition two condition in this regard in this regard in this regard first condition, a bill relating to अब चेंजेस जो था आर्टिकल 3 में, जो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इंक्रीज डिक्रीज, चेंज बाउंड्री, चेंज इन द बाउंड्रीज, चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट, उन सब के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस्ड होगा उसके लिए। सो बिल रिलेटिंग टू अब चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है दोनों हाउस में से हो सकता है, लोकसभा में से भी और राज्यसभा में, दोनों। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों में हो सकता है, पार्लियामेंट मेंशन्ड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। only with the prior recommendation of only with the prior recommendation of president of the president। सो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है, उसके अलावा ये बिल नहीं आएगा। सेकंड बिफोर रिकमेंडिंग the bill to the parliament या before recommending the bill, the president has to refer the bill to the concerned। अब जो दो स्टेट से रिलेटेड है उसी को देना है, ठीक है, टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, टू द कंसर्न्ड स्टेट legislature for expressing its views। कितने दिन का, यहाँ टाइम नहीं मेंशन है, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यहाँ ये टाइम डालेंगे कि आपको इतने दिन में करना, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये दो कंडीशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दो चीज़ों, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो है स्टेट की बात कर रहे हैं, अब यूनियन टेरिटरी की भी बात है। तो यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, यूनियन टेरिटरी के केस में अगर उनको कोई न्यू स्टेट्स फॉर्म करना है, तो वहां पे अगर लेजिस्लेचर है तो उनकी व्यूज लेनी या नहीं लेनी कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, उनकी जरूरी नहीं है व्यूज लेना। तो एक स्टेटमेंट ये भी आता है, सो इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, further the power of parliament to form the new states includes the power to form a new states or union territory by uniting a part of any state, uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory।
यूनियन टेरिटरी से भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, और किसी दूसरे स्टेट से भी, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है पार्लियामेंट। सो अगर कोई पूछा जाए तो द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। उनको जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करें ही, उनके व्यूज को वो अडॉप्ट करें। सो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि बाउंड है या नहीं है, बाउंडिंग व्यूज देते हैं वो या नहीं। तो इस स्टेटमेंट को भी लिखिए, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट और the parliament is not bounded by the views of concerned state legislature, ठीक है, and may both accept or reject them even if the views are received within the time period। जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर भी अगर व्यूज दिया गया है तो भी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट उस व्यूज से बाउंड नहीं है। नेक्स्ट जो है, जब कभी भी एक बिल है उसको प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया, स्टेट लेजिस्लेचर व्यूज दे उस टाइम पीरियड में, अब जो है फिर से इस बिल को नेक्स्ट स्टेज में इस व्यूज के बाद चेंजेस लाया गया या कुछ अमेंडमेंट लाया गया इस बिल में, तो फिर से यहाँ पे ये व्यूज जो है हमें स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं भेजना है, यहाँ पे ये व्यूज नहीं भेजा जाएगा। जब कभी भी फ्रेश अमेंडमेंट लाया जाता है या चेंज लाया जाता है इस बिल में, तो फिर से दोबारा उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं भेजा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को लिखिए नोट करके, नोट it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time amendment to bill is moved, every time amendment to bill is moved and accepted in पार्लियामेंट। तो अमेंडमेंट लाया गया है बिल में या अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड इन, तो हर बार फ्रेश रेफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो है यूनियन टेरिटरी, अभी मैंने बताया था ना, इन केस ऑफ, यहाँ पे लिखो स्पेशल केस या नोट करके ही, नोट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज क्या होता है यूनियन टेरिटरीज के केस में? सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जरूरत नहीं है, नो रेफरेंस नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, ठीक है। लेजिस्लेचर को नहीं देना है, लेजिस्लेचर से उसका व्यूज नहीं लेना है, कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए। पार्लियामेंट जो है अपने आप ही एक्शंस और डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। तो इसको लिखो नोट करके, इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज, no reference need to be made to the concerned legislature। अब दिल्ली में जैसे लेजिस्लेचर है, यहाँ कुछ चेंजेस लाना है तो हमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होना चाहिए। नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द concerned legislature to ascertain its views and the parliament can itself take any decision या any decision or any action as it deems fit। पार्लियामेंट को जो सही लगेगा वो खुद कर सकता है। यूनियन टेरिटरी के केस में उनको किसी से कोई भी सजेशन या व्यूज लेने की जरूरत नहीं है, एज इट डीम्स फिट। सो इससे क्या पता चल रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इंडिया में ऑथराइज कर रखा है, अथॉरिटी दे रखी है टू फॉर्म एनी स्टेट, कुछ भी कर सकते हो,
विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, स्टेट की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। मतलब पार्लियामेंट कैन ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया एज इट थिंक्स फिट, उसको जो सही लगेगा वो कर सकता है, पॉलिटिकल मैप जब चाहे तब रिड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सो एक नोट ये है नेक्स्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है इंडिया में, इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, अब ये क्वेश्चन आता है स्टेट्स इन इंडिया, तो इज नॉट गारंटीड बाय स्टेट्स की इंटीग्रिटी की बात करें, नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि उनका कंसेंट मिले या ना मिले पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, बट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स इन यूएसए इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का जो है वो उसको गारंटी, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट का व्यू जो है लेना कंपलसरी है, यहाँ पे इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सो कभी कभी बोला जाता है इंडिया इज, एक स्टेटमेंट बोला जाता है इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो इंडिया जो है क्या है, इज द इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। तो इंडिया का यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल, ये यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, स्टेट को जब चाहे आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका में जो है कंसेंट जो है स्टेट का वो कंपलसरी लेना ही लेना होगा आपको, इंडिया में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यूएसए के केस में अगर इसको चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ यूएसए, क्योंकि ये मेंस के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कंपैरिजन, इन केस ऑफ यूएसए दोनों होगा, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन भी है, यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो ये यूएस के केस में है। नेक्स्ट आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, अब आर्टिकल 4 क्या बोलती है, आर्टिकल 4 बोलती है कि इस जो भी एबव मेंशन्ड प्रोविजंस है उसके लिए जो बिल्स आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 4 itself declared that laws made for creation of new states या establishment of new states made for first creation or establishment of new states अंडर आर्टिकल 2 फर्स्ट, और दूसरा क्या होगा, चेंजेज या फिर अल्टरेशन, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ, ये न्यू स्टेट्स वाला था, ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स का था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उसका नेम चेंज होगा, एंड अल्टरेशन ऑफ इट्स बाउंड्री नेम, ये सब, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये बोल रहा है बाउंड्री नेम एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज द amendment to the Indian Constitution अंडर आर्टिकल 368 का, अब ये क्वेश्चन आता है तो अंडर आर्टिकल 368 ये अमेंडमेंट नहीं आएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएगी, लेकिन अंडर 368 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स लीड्स टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड करेक्ट है, बट अंडर आर्टिकल 368 अगर वहां लिखा हुआ है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो
ये जो है नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू थिंग्स, इट मीन्स टू थिंग्स। कौन सी दो बातें हैं इसके कहने का? पहला, जो बिल जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, फर्स्ट। एंड सेकेंड जो होगा, ये बिल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होगा। ठीक है। लास्ट टॉपिक, बेरूबेरी यूनियन केस। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये आता है। सो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आएगा। बेरूबेरी यूनियन केस क्या था? ये तो वेस्ट बंगाल का एक पार्ट था। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो इस इनक्लेव को छोड़ दिया गया था। बाउंड्री अवार्ड जो था उस समय क्या हुआ, कुछ थाने वगैरह का एक्सचेंज किया गया था, उसमें ये छूट गया था एक यूनियन। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट था। इसको क्या किया हमने? पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज किया। ठीक है, इसको पाकिस्तान के साथ हमने पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान को देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ इंडिया में। ठीक है, कि क्या ये सही है? तो जब बहुत ज्यादा अनरेस्ट, सोसाइटल अनरेस्ट क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है प्रेसिडेंट की, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को से एडवाइस ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप बताइए क्या ये सही है जो इंडियन पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो ये केस सारा इसी से रिलेटेड है। सो अभी हम देखेंगे कि क्या है ये और क्या क्वेश्चन आ सकता है। सो बेरूबेरी यूनियन केस। तो एक क्वेश्चन लिखो यहां पे, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश, does the power of parliament to diminish the area of states also include the power to cede मतलब काट के देना, cede इंडियन टेरिटरीज टू एनी फॉरेन कंट्री या स्टेट, फॉरेन कंट्री। अब ये एक क्वेश्चन है, अब यहां से प्री में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो सारी स्टोरी समझ में आ गई। प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इसके पास, इसके बाद कि क्या सही में ये पावर है या नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि ये पावर जो है अंडर आर्टिकल 3 नहीं है, अंडर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर नहीं आता है। कहाँ आता है? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, वो जो है 368 में आएगा। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था? 368 नहीं होगा, तो वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात की गई थी इंडिया में। अब यहाँ जो है हमने कोई एक टेरिटरी इंडिया का दूसरे कंट्री को दे दिया, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 करना होगा। पूरी बात यही है और कोई भी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग नोट करके, बेरूबेरी यूनियन केस में नोट करके, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना ताकि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो भी बोल रहा हूँ स्टार मार्क करके नोट। इस केस का जजमेंट लिखो। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट to diminish the area of a state or union territory, the power of parliament to diminish the area of any state or union territories does not cover secession of Indian territory to any foreign country,
फॉरेन या अदर कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री और अदर कंट्री। हेंस Indian territory can be ceded to a foreign state. Indian territory can be ceded to a foreign state ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टू अ फॉरेन स्टेट only by amending the constitution under article 368, constitution under article 368, ठीक है। तो इसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और ये टेरिटरी जो था दे दिया गया। तो इसके बाद लिख लो, या लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखो कंसिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड है, पूछी जा रही है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed by Indian Parliament या enacted by Indian Parliament to transfer the Berry Union या said territory to the पाकिस्तान। अब एक जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 1969 में आया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो लिखो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट 1969 में एक जजमेंट आया था, ये बोल रहा था कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट जो है बिटवीन इंडिया एंड दूसरी कंट्री जो कुछ भी है डज नॉट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हमने बाउंड्री डिस्प्यूट किया, हमने सीड कर दिया पार्ट को, काट के दे दिया इंडिया का कोई पार्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। बट अगर हमें सेटलमेंट करनी है बाउंड्री डिस्प्यूट की इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मान लो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये जजमेंट इंपॉर्टेंट, सो लिखो इस स्टेटमेंट को। On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that the settlement of boundary dispute between India and any other foreign state या another country does not require a constitutional amendment. Does not require a constitutional amendment. Does not require a constitutional amendment. It can be done by an executive action. It can be done by an executive action as it does not involve, क्या है यहाँ पे, सेसेशन नहीं है, काट के हम नहीं दे रहे, as it does not involve cessation of territory, Indian territory. So it can be done by an executive action as it does not involve secession of Indian territory. अब ये क्वेश्चन आता है प्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना।